हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग के एक नए यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग क्लास 12th पे। तो दोस्तों आज से हम लोग इस चैनल पे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज वीडियो यहाँ पे पूरा डाला जाएगा, ताकि जितने भी क्लास 12th के हमारे स्टूडेंट्स है, जो लोग भी फिजिक्स में है ना 70 में 70 करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हर एक कंसेप्ट लिखा जाएगा, हर एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12th बाय टोटल लर्निंग, इस पे आपको पूरा नोट्स भी दिया जाएगा। आप चाहे तो वीडियो के माध्यम से भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। और बाकी दोस्तों मैंने 2022 का पेपर देखा, बहुत ही इजी आया सर, और जितने भी सवाल मैंने देखे हैं वो सारे हमारे नोट्स से रहे हैं सर। ये पार्ट ए नोट्स है, पार्ट बी भी मेरे पास नोट्स है, जैसे फिजिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक होता है ना, सेम उसी तरीके से मेरे पास भी प्रॉपर ढंग से एक नोट्स बना हुआ है। तो आप लोग इस नोट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जिसको मैं समझा करके यहाँ पे पूरी चीजों को लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई। चलिए यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। स्थिर वैद्युतिकी, देखिए भाई, स्थिर वैद्युतिकी की अगर परिभाषा हम लोग लिखेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्थिर है विद्युत। विद्युत क्या है? स्थिर है। तो यहां पर से मेनली रूप से हम लोग कहेंगे इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम स्थित आवेश के कारण, आवेश के बारे में या उसके कारण उत्पन्न प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। देखिए स्थिर है वैद्युतिकी, यानी आवेश स्थिर है। आवेश के कारण नहीं तो सर करंट आता है, सबको पता है आवेश के कारण करंट आता है सर। तो जब करंट स्थिर है यानी आवेश स्थिर है, तो वैसे तरीके के उस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आवेश हमारा का स्थिर हो। तो इसका डेफिनेशन एक अच्छा सा लिख सकते हैं, भौतिक की वह शाखा, भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम स्थित आवेश, सही बच्चे नोट करते चलेंगे हर एक चीज को, विराम स्थित आवेश के बारे में तथा उससे उत्पन्न प्रभाव के बारे में, प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं मेरे भाई। एकदम स्टार्टिंग यहीं से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से हैं तो वो लोग इस चीज को भाई देखेंगे, समझेंगे, केवल समझने वाली बात है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्लियर हुआ। तो सर स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ना क्या है? तो मेनली रूप से स्थिर वैद्युतिकी में दोस्तों हम लोग आवेश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज कि आवेश होता क्या है ना। आवेश को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। आवेश होता क्या है मेरे भाई? तो आवेश का अगर सिंपल सा डेफिनेशन कहा जाए तो आवेश एक किसी भी वस्तु का एक मूल गुण है सर। आवेश किसी भी वस्तु का एक मूल गुण है जो विद्युतीय बल उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युतीय बल उत्पन्न करता है। तो इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे कि विद्युत आवेश एक मूल गुण है। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए चार्ज कहिए चाहे आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहिए, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है। ये देखिए आवेश हर एक जगह हमारे बॉडी में है, किसी भी वस्तु में है, कहीं पे न्यूट्रल है, कहीं पे
प्लस वाला ज्यादा है यानी धनावेश ज्यादा है, तो कहीं पे ऋण आवेश ज्यादा है, तो ये चीजें होती है। तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सर कि आवेश क्या है, इसके दो मूल गुणों को लिखें। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता है कि आवेश क्या है, आवेश के 2 गुणों को लिखें, यहीं से सवाल आएगा। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं, विद्युत आवेश किसी वस्तु का क्या है, एक प्रकार का मूल गुण है, बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी वस्तु का मूल गुण है, मूल गुण है जो विद्युतीय बल उत्पन्न करता है। मैंने कहा ना कि आवेश जब भी होगा यानी बिजली उत्पन्न करेगा, विद्युतीय बल उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है। क्लियर रखिए ये सारी बातें, ठीक है। ये तो रहा सर आवेश के बारे में, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सर आवेश के प्रकार है ना, तो यहां पर एक छोटा सा नोट लिखेंगे आप सभी लोग, आवेश के प्रकार, ऐसे है ना, आवेश के प्रकार लिखेंगे। आवेश के 2 प्रकार होते हैं सर, आवेश के 2 प्रकार होते हैं, आवेश के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो पहला नंबर पे आप सभी लोग लिखेंगे धनावेश, है ना, ये तो आवेश के प्रकार है सर, धनावेश पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हम लोग लिखेंगे ऋण आवेश, है ना, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, आवेश इतना दूर तक तो क्लियर होगा। अगर हम नेक्स्ट पेज में आए और लिखना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज होगा, तो आपको क्या करना होगा, नोट लिखिए। इसके बारे में और भी चीजें मैं बताता हूं, तो नोट में लिखना है आपको दोस्तों, आवेश को बड़की क्यू या फिर छोटकी क्यू से डिनोट करते हैं। अब कहीं आवेश आ गया सर तो उसको बताएंगे कैसे कि आवेश है ना, बताएंगे कैसे। जैसे मैं कहीं पे गया तो मेरे को लोग पहचानेंगे कैसे, तो मेरा नाम होगा ना, मेरा नाम रोशन है, तो मेरे को लोग रोशन से बुलाएगा, तो इसका नाम आवेश है। तो सर कुछ सूचांक होगा ना, कोई पहचान होगी ना सर, जिंदगी में लाइफ में कुछ करना है ना, तो वो पहचान क्या है, नोट में लिखेंगे आवेश को बड़की क्यू या फिर छोटकी क्यू से सूचित करते हैं, आवेश को बड़की क्यू या फिर छोटकी क्यू से सूचित करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। देखिए आपके एग्जाम में सवाल आएगा आवेश क्या है और उसके 2 गुण को लिखें। तो आवेश क्या है, ये लाइन लिखेंगे कि आवेश, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है जो विद्युतीय बल उत्पन्न करता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। अब उसके मूल गुण भी लिखेंगे, आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बस आप लोग हमारे साथ कॉपरेट करते चलिए। आवेश की संकल्पना, अगला नोट लिखिएगा कि आवेश की जो संकल्पना थी, आवेश की संकल्पना सबसे पहले, है ना, दुनिया में सबसे पहले कौन बताया था कि इस पृथ्वी पर आवेश है, चार्ज है। तो वही बात है कि आवेश की संकल्पना सबसे पहले थेल्स ने दिया था, है ना, सबसे पहले किसने दिया था, थेल्स ने। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में थेल्स का नियम, है ना, तो थेल्स ने दिया था, है ना, सबसे पहले थेल्स ने, तथा बाद में, है ना, बाद में जो क्लियर किए, बाद में विलियम गिलबर्ट ने दिया। क्लियर है, ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी, विलियम गिलबर्ट ने दिया। अब और भी नोट है, जैसे आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, है ना, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पूछा भी जाता है सर, है ना, हाल ही आपके एग्जाम में पूछा, हर साल पूछता है। देखिए जितने भी नोट लिखाएंगे 1 लीनियर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में वहां से सवाल आएंगे। तो आवेश का एसआई मात्रक की अगर बात की जाए तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कूलम्ब या कूलाम होता है, कूलाम या फिर कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं, जिसे सी से सूचित करते हैं। ये सब चीजें नोट लिखनी चाहिए आपको, सूचित करते हैं, ठीक है, ये बातें हो गई।
अभी देखिए इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो यहां पे नोट करेंगे आवेश का सीजीएस है ना, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो नोट कर सकते हैं 2-3 होता है, स्टेट कुलम्ब या फिर ESU, ठीक है, ESU या फिर फ्रैंकलिन साहब जी ने बिजली का खोज किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसीलिए इनका जो उपाधि है, जो टाइटल है ना, उनको यहाँ पे सीजीएस मात्रक दे दिया गया आवेश का। तो क्या क्या है, स्टेट कुलम्ब, ESU, देखो स्टेट कुलम्ब या स्टेट कुलम्ब दोनों में से कोई एक बोलेंगे, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है, फ्रैंकलिन होता है। आपके एग्जाम में जो सवाल आता है मेरे भाई, आपके एग्जाम में जो सवाल आता है वह एशिया यूनिट और सीजीएस यूनिट का रिलेशन से भी आता है, ठीक है, एशिया यूनिट और सीजीएस यूनिट के रिलेशन से भी आता है। तो ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों ESU का फुल फॉर्म के बारे में, लिख देते हैं यहाँ पे ESU, बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है, ये हो गई। अगला बात करते हैं हम लोग, अगला बात करते हैं इसके रिलेशन में कि सर एक स्टेट कुलम्ब बराबर, पहले बात करते हैं एक कुलम्ब बराबर कितना स्टेट कुलम्ब होगा, तो 3 × 10⁹ स्टेट कुलम्ब बोलिए, स्टेट कुलम्ब बोल सकते हैं, या फिर एक कुलम्ब बराबर 3 × 10⁹ है ना, ESU बोल सकते हैं या फिर फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, जो आपको लगाने का इच्छा है वो लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों ही इसके मात्रक हैं, तीनों ही इसके मात्रक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये इतना दूर तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको समझते हुए चलना है। चलिए तीनों के लिए हो गया है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सर एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना, एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना कुलम्ब होता है, एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना कुलम्ब होता है, तो अगला जो नोट में होगा अगर लिखेंगे एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना होता है, एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो अभी हमने निकाला ना, तो यहां पर से ये क्या है, सारा गुना में ई पट्टी आएगा, भागा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना, इतना से मल्टीप्लाई है, जब यहां से जाएगा इसमें भागा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा है ना, 3 भी भागा में आ जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे क्या होगा, कुलम्ब होगा। तो यानी कह सकते हैं एक स्टेट कुलम्ब बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -9 कुलम्ब होता है। क्लियर है, इतना दूर तक तो हर एक विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा। या फिर आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं एक ESU बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बात सेम है, वही मान होगा, केवल यहाँ पे यूनिट्स को अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक ही आदमी का अलग अलग नाम होता है। क्लियर है, हर एक विद्यार्थी को क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना दूर तक क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं दोस्तों आवेश का विमा, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे आवेश का विमा, तो आवेश का विमा किसको किसको याद है, नहीं याद है तो आवेश का फार्मूला तो याद होगा, आवेश का फार्मूला तो याद होगा, ध्यान रहे। आवेश का विमा निकालने के लिए सबसे पहले आवेश का फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो आवेश का फार्मूला अगर हम लोग बताएं तो Q बराबर, Q से सूचित करते हैं, Q बराबर फार्मूला हो जाएगा धारा गुणे समय, है ना। I कहाँ है आपका, धारा है, T क्या है आपका, समय है। यहाँ पे साइड में अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं साइड में लिख दूं तो लिख देता हूं धारा गुणे
धारा गुने समय। क्लियर है? इतना दूर तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं पूछूंगा, आप लोगों ने अगर 11th पढ़ा है तब आप लोगों से बन जाएगा। अगर मैं वीमा की बात करूं, अब मैं वीमा की बात कर रहा हूं, तो यहां पर से वीमा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, और ये टी हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में कभी कभी पूछेगा आवेश का बीमा कौन सा है, या तो ये देगा या तो फिर ए के जगह पे आई लिखा रहेगा और ये टी लिखा रहेगा। तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? इतना दूर तक हर एक विद्यार्थी को समझ में आया? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे सर, अब आपसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस का भी दे दूंगा कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने और किससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थ्योरिकल, ऑब्जेक्टिव, है ना, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन ही थ्योरिकल में आ जाता है। क्लियर है इतना दूर तक? देखिए, अब बात करें आवेश कैसी राशि है, तो इसके बारे में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश में किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है मेरे भाई? आवेश एक अदिश राशि है। ये काम ही नहीं कर रहा, अदिश राशि है। क्लियर है? इतना दूर तक तो हर एक विद्यार्थी को क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे आवेश के गुण के ऊपर। अभी हम लोग बात नहीं करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग ये नहीं बात करेंगे कि आवेश के मूल गुण, अभी हम बात करेंगे आवेश के गुण। तो हेडिंग दीजिएगा आप सभी लोग, आवेश के गुण को यहां लिखेंगे, आवेश के गुण। तो आवेश के गुण कौन कौन से होंगे? देखो, मूल गुण अलग चीजें हैं और आवेश के गुण अलग हैं। तो गुण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आवेश का पहला गुण है कि आवेश का लिखेंगे, पहले हेडिंग में लिखेंगे आवेश के निम्न गुण है। सबसे पहले लिखेंगे आवेश के निम्न गुण है, लिखिए आवेश के निम्न गुण है। अब लिखेंगे यहां से फर्स्ट नंबर, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये भी गुण है सर आवेश का, है ना, आवेश का गुण है। कहा जाता है ना कि किसी बाप का, है ना, किसी का दो गो बेटा है, यानी बेटा है सर, वो भी गुण है उसका, बेटी नहीं है। पहले के लोग सोचते थे, कोई सोचता है कि मेरी बेटी है उसका गुण है, तो ये चीजें मतलब उसकी जो क्या कहते हैं जनरेशन है ना, वो उसका एक तरह से गुण है। ठीक है, तो इसी तरीके सोचेंगे कि आवेश के गुण में क्या आएगा, आवेश दो प्रकार के हैं, आवेश दो प्रकार के हैं। ठीक है, यहीं पे साइड में लिखेंगे पहला नंबर धनावेश, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा है ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट पे अगर हम लोग एंट्री मारते हैं कि दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, है ना, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम यहां पे आते हैं, अब लिखेंगे, देखिए इसको समझाएंगे अभी, आप लोग लिखते चलिए, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ठीक है, चार्ज की बात कर रहे हैं। सजातीय आवेश, आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित या फिर विकर्षित। ठीक है, रिपल्सन, ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तथा विजातीय आवेश, ठीक है, तथा विजातीय आवेश के बारे में बात करें, विजातीय का मतलब समझिए, विजातीय आवेश, देखिए कुछ वर्ड मीनिंग भी गलत होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। विजातीय का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, या फिर एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, यानी कि एक में विजातीय कास्ट है सर, अलग अलग कास्ट है, तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षित करता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब समझिए, देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को ढकेलेगा। जैसे समझिए, एक बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं आप लोग इसको, लड़का और लड़का में कभी भी प्यार हो सकता है,
नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि लड़का है सर, सेम कैटेगरी का है, नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि सर एक लड़का है एक लड़की है, प्यार हो सकता है? हाँ सर, कह नहीं हो सकता है। यानी कैसे सर, आप कैसे कभी प्यार? सर ये लड़की है, ये अलग है, हम लोग अलग हैं। तो ये बात है कि यहाँ पे भी अलग अलग है तो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे सेम सेम है तो रिपल्सन होगा। आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि बताइए सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। ऑप्शन में रहेगा प्रतिकर्षित, विकर्षित, प्रतिकर्षित, आकर्षित, और भी ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको याद रहेंगे जो चीज आप मारिएगा। ठीक है, इतना दूर तक तो क्लियर होगा सर। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पे कि आवेश जो होते हैं वह संरक्षित होते हैं। आवेश जो होते हैं यह संरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। देखिए सर, आपके एग्जाम में अगर सवाल आएगा कि आवेश क्या है, इसके गुण को लिखें, तो आपको इसमें से 2-3 लिख देना है गुण में। अगर आपके एग्जाम में आएगा आवेश क्या है, इसके मूल गुण को लिखें, 2 मूल गुण को लिखें, तो अगला जो बताएंगे वह आपका मूल गुण होगा। ठीक है, अभी नहीं मूल गुण होगा। ठीक है, अभी ये गुण है केवल। ठीक है, ठीक है। तीसरा हो गया संरक्षित का मतलब समझिए, आवेश को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं, यानी कि वह क्या है, संरक्षित है ना। जिसको हम ना ही बनाएंगे ना ही नष्ट कर सकते, वह नेचुरली जितना दिया हुआ है उतना ही रहेगा, हम लोग कुछ भी नहीं उसके साथ कर सकते, वो चीज होता है संरक्षित। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए आवेश जो है दोस्तों, है ना, आवेश जो है क्वांटमीकृत होता है। समझिएगा इसको, आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत। क्वांटमीकृत होता है। इसका मतलब समझते हैं क्वांटमीकृत का मतलब? देखिए बच्चे, आप लोग ध्यान देंगे जो लोग नए हैं, देखिए क्वांटमीकृत का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, 1, 0, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 ना। कभी भी डेसिमल में नहीं, 0.5 नहीं कर सकते हैं, 1/2 भी नहीं कर सकते हैं, कहेंगे तो हमेशा पूरा नंबर। इसीलिए कहता है कि आवेश क्या होते हैं, क्वांटमीकृत होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत सुधार देते हैं, क्वांटमीकृत ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, क्वांटमीकृत। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वांटमीकृत हो गया। अब देखिए आवेश जो है दोस्तों, आवेश जो है वह योज्यता का नियम का पालन करता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश योज्यता का नियम का पालन करता है, योज्यता के नियम का पालन करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आवेश जो है मेरे भाई, योज्यता का नियम का मतलब जैसे सिंपल जोड़ते हैं ना, 5 × 2 कितना होता है, 7, 4 × 3 7, 10 × 2 12। उसी तरीके से 5 कूलम आवेश और 10 कूलम आवेश को जोड़ना हो तो सिंपल जैसे जोड़ते उसी तरीके से आवेश को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशि को जैसे हम लोग जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन सदिश राशि को वैसे नहीं जोड़ते। सदिश राशि का योज्यता का नियम अलग होता है ना। तो ये अदिश राशि है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। ये भी इसका एक गुण है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आवेश एक अदिश राशि है, ये भी एक गुण हो गया आवेश का। आवेश एक अदिश राशि है, इसको भी गुण में डाल देते हैं, अदिश राशि है। देखिए आवेश दोस्तों एक पार्टिकुलर मूल राशि नहीं है, आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश अगर 7वां अगर गुण में लिखें तो आवेश को बनाया जा रहा है, आवेश को बनाया जा रहा है। आप लोग ध्यान देंगे तो आवेश बराबर फार्मूला होता है धारा गुणे समय, यानी आवेश बन रहा है, इस बात को समझिए। ये देखिए, ये भी हमारा मूल राशि है, ये भी हमारा मूल राशि है और ये भी हमारा मूल राशि है ना। आप लोगों ने जाना होगा, पढ़ा होगा सर 11th क्लास में या फिर 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, मूल राशि है ना। समय भी हमारी मूल राशि है, ये भी हमारा मूल राशि है। तो सर मूल राशि के साथ जो मिलकर के मूल राशि है, जो मिलकर के बनाती है राशि, उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो यहां पर से एक और गुण हो गया कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, दिख रहा होगा, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि, यानी इसको उत्पन्न किया जा रहा है ना। मूल राशि नहीं रहे सर, मूल राशि तो साथ ही है ना, लंबाई,
लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, ताप हो गया, है ना, और पदार्थ की मोल हो गया, है ना, ये होते हैं एसआई यूनिट के अंदर। उम्मीद है गुण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं, एंट्री मारते हैं मूल गुण के भीतर। ठीक है, सभी बच्चे मूल गुण के भीतर आएंगे, एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे मेरे भाई मूल गुण क्या है। अब हेडिंग देंगे हम लोग आवेश के मूल गुण। अगर आपके एग्जाम में ज्यादातर तो सवाल यहीं से आते हैं, आवेश के मूल गुण, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, आवेश के, है ना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मूल गुण। फिर से लिखते हैं, आवेश के मूल गुण। ठीक है, ये हमारा सही है। अब पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर देंगे यहां पे भी 3 मूल गुण हैं। पहला आवेश का संरक्षण। अभी हम लोगों ने देखा कि आवेश संरक्षित होता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है आपके एग्जाम में। तो यहां पे सबसे पहला नंबर देंगे, पहला देंगे आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कहता है इसका डेफिनेशन कहता है किसी विलगित निकाय के भीतर, किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। किसी भी निलगित विकाय के भीतर, है ना, निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी भी भाई किसी भी विलगित ठीक है, किसी भी विलगित निकाय के भीतर, है ना, किसी भी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश, यानी उस निकाय में अगर जो आवेश होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, कुल आवेश क्या होगा, स्थिर होगा, आवेश स्थिर होता है। अर्थात अगर इसको आपको समझना है, अर्थात एकदम इसी तरीके से लैंग्वेज में लिखिएगा ताकि एग्जामिनर देखे ना तो पकड़े कि नहीं बचवा बहुत कुछ जानता है। तो अगर आप इस चीज को जानिएगा तब ना, जैसे इतना लिख दे इतना में नंबर मिलेगा, 2 नंबर में रहेगा, नहीं सर, इसको और अच्छे से एडवांस लेवल पे लिखेंगे। किसी भी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात में लिखेंगे आवेश को ना ही बना सकते हैं, आवेश को ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे आवेश को ना ही बना सकते हैं, आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना, उत्पन्न अच्छा लग रहा है, उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं तथा ना ही, और, है ना, और लिखते हैं, है ना, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं, है ना, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक ऊर्जा से, है ना, आवेश को, है ना, आवेश को एक ऊर्जा से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अभी विद्युत आवेश है वह प्रकाश ऊर्जा में, देखिए विद्युत से लाइट जला, क्या हो गया, वो आवेश प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश देता है, सौर ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत बन गया, आवेश बन गया। यानी एक दूसरे से सारे जितनी एनर्जियां हैं वो सारी एनर्जी कनेक्टेड रहती है सर, है ना, उसको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि नया इन्वेंशन हुआ, एनर्जी कभी इन्वेंशन नहीं होता है, एनर्जी हमारा मौजूद रहता है, उसको वो लोग खोजते हैं। ठीक है,
एक वस्तु से, है ना, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं, दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बोलिए आप सभी लोग, है ना। ये पहला नियम हुआ, इसको भी आप लोग लिखिएगा। दूसरा नियम आपके एग्जाम में 2 नियम कहेगा लिखने के लिए, तभी जाकर के आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब 2 मार्क्स भी ऐसे नहीं मिलता है सर, फ्री में नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना होगा। तो लिखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। अभी हम लोगों ने जाना है सर, इसी को अच्छे ढंग से लिखेंगे। आपके एग्जाम में मूल गुण में यही 3 हुआ आता है, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? अभी आप लोग को मैंने समझाया, ठीक है, वो तो केवल समझे थे सर, लेकिन लैंग्वेज में मान लीजिए लिखना हो तब कैसे लिखें सर? तो लिखेंगे क्वांटमीकरण कहता है इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को, है ना, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को इलेक्ट्रॉन के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होता है। समझिए, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होता है। क्वांटमीकरण क्या कहता है? अभी मैंने बताया कि ना ही 0 हो सकता है, ना ही 1/2 हो सकता है, ना ही डेसिमल में हो सकता है, यानी पूर्णांक होगा, सॉरी 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका डेफिनेशन एक सटीक वे में लिखे हैं तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार, यानी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश आवेश जो होगा दोस्तों, उसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि बटा में ना हो, डेसिमल ना हो, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है कि आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या फिर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होंगे, यानी कि पूरा गुणज होगा। 1/2 नहीं बोल सकते हैं, है ना, या 0.5 गुणन नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो या तो 0 बोलिएगा, या तो 1 बोलिएगा, या तो 2 बोलिएगा, है ना, या तो 3 बोलिएगा। ठीक है, इतना दूर तक तो क्लियर है। यही के साथ साथ एक व्यंजक आ जाता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी कि दोस्तों जो आवेश है, यानी कि जो Q है वह क्या होगा? प्लस भी हो सकता है सर, माइनस भी हो सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं सर, चार्ज माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, तो प्लस और माइनस। कहता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग E कह देते हैं, और भाई पूर्ण गुणज को N कह देते हैं, है ना, N कह देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का E का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, है ना, अब हम यहाँ पे साइड में आपको लिख देंगे हिंट्स के तौर पे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जहां इस तरीके से आपको नोट भी कर लेना है, जहां Q बराबर लिख सकते हैं वस्तु का आवेश, है ना, वस्तु पर उपस्थित आवेश, वस्तु पर उपस्थित आवेश, और N लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की, है ना, संख्या। N क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है दोस्तों? तो E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का, देखिए E बराबर लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे मैं आगे लिखवाऊंगा, है ना, नोट्स में आगे चीज़ें लिखवाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर हो गया। तीसरा नियम भी आपको सीखते चलना है दोस्तों। आज हम लोग
पूरा सीखेंगे, कंप्लीट सीखेंगे, आपको पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है, एकदम सीरीज में आएगा सर, ठीक है। तो सीरीज में हर एक वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा तो एक परफेक्ट नोट्स आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अगला जो होता है आवेश का योज्यता का नियम, है ना, आवेश का योज्यता, आवेश का योज्यता। तो आवेश का योज्यता को हम लोग समझेंगे। तो आवेश की योज्यता को ऐसे तो मेनली रूप से हम लोग समझ गए, लेकिन लिखने का रूप क्या सर, एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, ऐसे मन की बात लिखेंगे तो सवाल नहीं होगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा पेपर का फर्स्ट लाइन में ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो देखिए ज्यादा आप लोग समझिएगा, अपने माइंड में क्लियरिटी रखिएगा। तो ये मान लिया जाए रटा रटाया भूल जाते हैं, सारी चीजें कॉपी वाली भूल जाते हैं, तो आपको एक चीज होगा, अपने माइंड में आपने जो समझा, फिजिक्स समझने वाली चीज है सर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मतलब कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए आवेश का योज्यता का नियम मतलब कि आवेश सर सीधा सीधा जुड़ेगा घटेगा, सीधा सीधा जुड़ेगा घटेगा, जैसे हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं जोड़ घटा, उसी तरीके से आवेश को भी करना है। तो यहां से हो जाएगा इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है, यही तो नियम कहता है। हम लोग बीजगणितीय विधि द्वारा ना जोड़ते या घटाते हैं, तो यही चीज लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, आप किसी दो को लिख देना, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को जोड़ा, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा, बीजगणितीय विधि द्वारा बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, ये होता है सर लास्ट नियम, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जो हमारा क्लास 2 होगा मेरे भाई, है ना, अगर मैं बात बता दूं आगे की क्लासेस के बारे में बता दूं, तो जो हमारा क्लास 2 होगा उसमें हम लोग को आगे पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका कुलाम का नियम, है ना। कुलाम का नियम इतने अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जैसे कि मेरे को याद है सर, है ना, मेरे को आज भी याद है सन 1785 ईस्वी में सीए कुलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले एक बल का, है ना, लगने वाला बल, देखो दो आवेश के बीच में क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, दो आवेश होगा, या तो सर पास आएगा, है ना, अगर लड़का लड़की रहेगा तो पास आएगा, अगर लड़का लड़का रहेगा, कहेगी लड़का लड़का में प्यार मोहब्बत होता है, नहीं होता है सर, तो दूर भागेगा। तो वही कहते हैं कि अगर दो आवेश होगा तो उसके बीच लगने वाला बल, है ना, आकर्षित हो रहा है, मतलब तिरा रहा है, तो एक बल काम कर रहा है ना, तभी ना तिरा रहा है। तो वही बल के बारे में उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग कुलाम का नियम कहते हैं। इनका दो नियम है सर, इनका दो नियम है। उन दोनों नियम को प्रैक्टिकली अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।